नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के एक कार्यक्रम में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जब हम डीआरडीओ जैसे संस्थाओं के बारे में सोचते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा मंत्रालय द्वारा कई पहल की गई हैं, जहां सैन्य, शिक्षाविदों, उद्योगों और सरकार के प्रतिनिधि एक मंच पर ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक साथ आ सकते हैं, जो नवाचार को मार्ग का नेतृत्व करने में मदद कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने वर्चुअल फोटो प्रदर्शनी मेकिंग ऑफ द संविधान और वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी चित्रांजलि का दिल्ली में उद्घाटन किया है। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा भी इसका समन्वय किया जाएगा। अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि यह ई प्रदर्शनी हमारे संविधान और हमारी फिल्मों को 75 साल की विरासत को युवाओं तक पहुंचाएगी। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने केंद्र की 4 साल की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन नीति पर हमला किया है और इसे मूर्खतापूर्ण निर्णय करार दिया है। चिदंबरम ने गोवा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2022-23 में रिकवरी हमें पूर्व महामारी के स्तर पर ले जा सकती है, बशर्ते सरकार कोई और मूर्खतापूर्ण निर्णय न ले। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को एनएमपी की शुरुआत की, जिसमें केंद्र की ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों के मुद्रीकरण की 4 साल की योजना शामिल है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि कांग्रेस अगले साल की शुरुआत में होने वाली गोवा विधानसभा चुनावों के लिए लड़ाई के लिए तैयार हो रही है। गोवा के लिए नवनियुक्त एआईसीसी चुनाव पर्यवेक्षक ने यह भी दावा किया है कि राज्य में राजनीतिक माहौल पार्टी के लिए बेहद अनुकूल है। उन्होंने कहा कि एक उम्मीद है कि सरकार और सरकार में बदलाव होगा। चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। बैठक के दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। बता दें कि अभिनेता ने पिछले साल कोविड-19 महामारी के प्रकोप को शुरुआत के बाद से अपने मानवीय कार्यों के लिए बेहद प्रशंसा प्राप्त की थी। दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को दिशा दिखाने के लिए देश का मेंटर प्रोग्राम का शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को इस प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी सिलसिले में आज अभिनेता सोनू सूद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सोनू सूद जिस तरह कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं, कई सरकारें भी ये काम करने में फेल हो जाती हैं। दोनों की इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अगले साल पंजाब के चुनाव और वहां आम आदमी पार्टी की संभावनाओं के साथ भी सोनू सूद का नाम जोड़ा जा रहा है। लेकिन राजनीति से जुड़ने और चुनावी कैंपेन के ऊपर सफाई देते हुए सोनू सूद ने कहा है कि लोगों की मदद करना चुनाव लड़ने से बड़ा है। फिलहाल उनका राजनीति से जुड़ने का कोई प्लान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो पार्टी अच्छा काम करेगी वो उनके साथ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह का काम दिल्ली सरकार राजधानी में कर रही है, इसी तरह के अच्छे काम देश के कोने कोने में होने चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो की एक टीम ने भोपाल मध्य प्रदेश में एक आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भाग लिया। राज्य में ऐसे किसी भी 26/11 जैसे आतंकी हमले को रोकने के लिए एनएसजी कमांडो की तैयारियों का परीक्षण करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
मॉक ड्रिल में एनएसजी कमांडो के साहसिक प्रदर्शन का देखकर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इससे पहले मुझे आश्चर्य होगा कि मुंबई हमले के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियान अक्षरधाम हमले को हमारे एनएसजी कमांडो ने कैसे अंजाम दिया। अब उन्हें लाइव देखना एक असाधारण अनुभव था। यह हमें आश्वासन भी देता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और अब हमें भी समझ आता है कि देश से आतंकवाद और आतंकवादी क्यों भाग रहे हैं। थोक बाजार में कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति किलो की कमी के बाद नासिक में किसानों को 26 अगस्त को टमाटर के टोकरे सड़क पर फेंकते हुए देखा गया था। कीमतों में गिरावट के कारण किसान उग्र हो गए और विरोध के रूप में टमाटर फेंक दिए। कोरोना वायरस का संक्रमण देश के ज्यादातर राज्यों में कंट्रोल में दिखाई दे रहा है, लेकिन केरल में भारी संख्या में आ रहे नए कोरोना मामलों की वजह से देश में कुल कोरोना मामलों में कमी नहीं आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के कुल 44,658 नए मामले सामने आए हैं और इनमें से 67.19% यानी 30,007 केस केवल अकेले केरल से हैं। केरल में लंबे समय से कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस वजह से देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों में आधे से ज्यादा केस अकेले केरल के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में 11,174 की बढ़ोतरी हुई है और अब देश में एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 3,44,899 तक पहुंच गया है। हालांकि कुल एक्टिव मामलों में लगभग 53% यानी 1,81,747 केस अकेले केरल के हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच बढ़ते सत्ता संघर्ष के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार 3/4 बहुमत के साथ सुरक्षित है। बता दें कि ताकत दिखाने के प्रयास में सीएम बघेल और उनके समर्थक, जिनमें मंत्री, विधायक और पार्टी के अन्य पदाधिकारी शामिल हैं, दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के एक 20 वर्षीय छात्र की जमकर सराहना की है। दरअसल इस छात्र ने एक पत्र के साथ प्रधानमंत्री की 2 खूबसूरत पेंटिंग उन्हें भेजी है। छात्र स्टीवन हैरिस के पत्र का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है कि रचनात्मक क्षेत्र में युवाओं की लगन और मेहनत को देखना अत्यंत सुखद है। प्रधानमंत्री ने स्टीवन की तारीफ करते हुए लिखा है कि उनकी पेंटिंग से उन्मत्त चीजों को गहराई से अनुभव करने की प्रतिभा को पता चलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने स्टीवन को लिखा है, आपने जिस बारीकी से सूक्ष्म भावों को कैनवास पर उतारा है उसे देखकर मन आनंदित हो जाता है। प्रधानमंत्री ने जन स्वास्थ्य और लोक कल्याण के बारे में स्टीवन के विचारों की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है, टीकाकरण अभियान, अनुशासन और 130 करोड़ भारतीयों के सम्मिलित प्रयास इस महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत प्रदान करेगी। ओडिशा पतिता उद्धार समिति के तत्वावधान में लगभग 90 विशेष रूप से विकलांग भिखारी भुवनेश्वर में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बता दें कि वे सभी अगरबत्ती और घर की साज सज्जा का सामान बना रहे हैं। वे अब प्रशिक्षण के साथ साथ आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहे हैं। अपने सिर को ढकने वाले हिजाब के साथ प्राचीन सफेद सलवार कुर्ता पहने और दीवार पर सजावटी अरबी शिलालेखों के खिलाफ एक सोफे पर बैठती हैं, जिसमें अल्लाह के 99 नाम हैं। उन नामों में से एक है रहमान दयालु। 75 वर्षीय जुबैदा याकब खंडवानी कहती हैं, यह ऐश्वर्य दया है जो उन्हें बाधाओं का सामना किए बिना ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं।
75 वर्षीय जुबैदा याकूब खंडवानी ने सूफीवाद में डॉक्टरेट पूरा करने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। वह सिर्फ 17 साल की थी जब उनकी मां के निधन के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। चुनौतियों के बावजूद वह शादी के बाद मास्टर्स पूरा करने में सफल रहीं। सूफीवाद के बारे में अधिक जानने के लिए उनका दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा कभी नहीं मरी। जुबैदा के पोते पोतियों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। महाराष्ट्र में सियासी छींटाकशी के दौर जारी है और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर किया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक पुराना बयान विवादों में आ गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे ने पूर्व में योगी आदित्यनाथ को चप्पल से पीटने की बात कही थी। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस मामले में दावा किया है कि उद्धव ने यह बयान इसलिए दिया था क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर चप्पल पहनकर फूल माला चढ़ाई थी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री राणे को उद्धव पर की गई विवादास्पद टिप्पणी के चलते मंगलवार को हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए विश्वास जताया है कि आज की युवा पीढ़ी के प्रयासों से वर्ष 2047 का भारत हर तरह के भेदभाव से मुक्त एक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। कोविंद ने कहा कि युवा पीढ़ी आजादी की शताब्दी तक हिंदुस्तान में समतामूलक समाज की स्थापना के काम में सभी नौजवान सभी से जुट जाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, हम एक समावेशी विश्व व्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभा रहे होंगे। ऐसे समतामूलक और सशक्त भारत के निर्माण के लिए आप सबको आज से ही संकल्पबद्ध होकर जुटना होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब भारत को विकास की ऐसी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएं जहां हमारी कल्पना से भी बहुत ऊपर हो। यही बाबा साहब का सपना था और हम सबको मिलकर इसे पूरा करना होगा। कोविंद ने तमाम युवाओं को से आत्मनिर्भर बनने के आह्वान करते हुए कहा कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नाम एक स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और नीरज चोपड़ा भी मौजूद रहे। पुणे में स्टेडियम उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1.5 वर्ष से कोविड महामारी के बावजूद टोक्यो में इतना शानदार प्रदर्शन करना कोई छोटी बात नहीं है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाने वाला आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के प्रति मैं सम्मान व्यक्त करता हूं। प्रोग्राम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब हमारे खिलाड़ियों को सुविधा मिलने से दिक्कत हो रही थी, उस समय उनके घर उपकरणों को पहुंचाने का काम आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट ने किया था, ऐसी मुझे जानकारी दी थी। और इतना ही नहीं, निशानेबाजों के लिए घरेलू जगहों पर शूटिंग रेंज भी बनवाए गए थे। भारत में इजरायल के दूतावास के उप प्रमुख रौनी येदिदिया क्लेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति के बारे में इजरायल गहराई से चिंतित है। कल अफगानिस्तान हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना और अफगानी लोगों पर आतंकवादी हमला को दुखद और भयानक बताया। क्लेन ने कहा, अफगानिस्तान में कल रात हुए आतंकी हमले से इजरायल राज्य स्तब्ध और दुखी है। हम अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं। हमने सोचा था कि शायद चीजें सामान्य होने लगेंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह अब और खराब होता जा रहा है।
फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को लेह पहुंचे। लद्दाख की सुंदरता और वहां के शांतिप्रिय लोगों की सराहना करते हुए ओम बिरला ने कहा कि जिस तरह से प्रतिकूल भौगोलिक और अन्य चुनौतियों का सामना करते हुए लद्दाख एक आत्मनिर्भर इकाई के तौर पर उभर रहा है, वह अनुकरणीय है। बता दें कि लेह के सिंधु सांस्कृतिक केंद्र में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए संसदीय उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान ओम बिरला ने यह बात कही। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे लोगों के हर प्रयास के केंद्र में राष्ट्रीय हित होना चाहिए। इसके साथ ही देश के लोगों का हित सबसे पहले होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के त्वरित विकास यात्रा का भी जिक्र किया है, जिसे 5 अगस्त 2019 के बाद बढ़ावा मिला है, जब यहां के विकास के लिए केंद्र सरकार ने लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। भारत ने अफगानिस्तान से अब तक 550 लोगों को निकाला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हमने काबुल या दुशांबे में 6 अलग अलग उड़ानों के जरिए 550 से अधिक लोगों को निकाला है, जिसमें 260 से अधिक भारतीय थे। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में कल हुए आतंकी घटना पर कहा है कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमें अभी नहीं पता है यह हमला कैसे हुआ। हमें लगता है कि इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अभी हम देख रहे हैं कि वहां पर क्या परिस्थिति बन रही है। और इससे पहले भारत ने बृहस्पतिवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए घातक बम धमाके की कड़ी निंदा की और कहा कि इन धमाकों ने एक बार फिर से आवश्यकता को उजागर किया है कि आतंक के विरुद्ध दुनिया को एक साथ आने की जरूरत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक में राजधानी में स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। बैठक में तय किया गया है कि दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जाएगा। दिल्ली 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, जबकि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल 8 सितंबर से खोले जाएंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में सभी सावधानियों के साथ चरणबद्ध तरीके से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग गतिविधियों के फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग केंद्रों को खोलने के लिए इजाजत दे दी जाएगी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके फैसले लेने की पूरी आज़ादी नहीं है। शुक्रवार को हरीश रावत ने कहा है कि मैंने सिद्धू के बयान के बारे में सुना है, लेकिन मैं मीडिया में चल रही बातों और अटकलों के आधार पर उनसे सवाल नहीं कर सकता। मैं बयान का संदर्भ देखूंगा और उसके बाद ही फैसला होगा कि उन्होंने किस लिए ये कहा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में हृदय रोगियों के लिए मुफ्त सीएमओ उपचार की घोषणा की है। बता दें कि सेवाओं को कटक में एसबीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शुरू किया जाएगा। सीएम पटनायक ने एससीबी अस्पताल को 9 एक्स्ट्रा कॉर्पोरेशन मेम्ब्रेज ऑक्सीजन मशीनें समर्पित की हैं और इस अस्पताल में उच्च योग्य चिकित्सकों की भी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की गोरक्ष भूमि पर भव्य अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके आगमन के एक दिन पूर्व ही डेरा डाल दिया है। राष्ट्रपति को गुरु गोरक्षनाथ नाम पर जिन 2 विद्यालयों के क्रमशः शिलान्यास व लोकार्पण समारोह में शामिल होना है, दोनों के ही स्थलों का मुख्यमंत्री ने गहन मुआयना किया।
सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की मौजूदगी वाले समारोहों में किसी आमजन को भी कोई असुविधा न होनी चाहिए और यह समारोह यादगार और उपलब्धियों से पूर्ण होंगे, इसलिए इसे भव्य बनाने में सभी को पूरे मनोयोग से जुटना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से हेलीकॉप्टर से सीधे बटहट ब्लॉक के पिपरी तरकुलहा में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ राज्य आयुष महाविश्वविद्यालय शिलान्यास स्थल पर भी पहुंचे। केंद्रीय जल आयोग बिहार के निदेशक संजीव कुमार सुमन ने बताया कि नेपाल में बारिश होने के कारण गंगा की सहायक नदियों का बढ़ा हुआ पानी गंगा में मिल रहा है, जिसके कारण से गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश ने आम जनजीवन को बेहाल कर रखा है। बारिश से कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। जाखल नदी पर तो पुल का एक हिस्सा ही ढह गया है। पुल के ढहने की वजह से कई वाहनों को नुकसान हुआ है और अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर हरक सिंह राणा ने बताया, भारी बारिश के बाद काफी पानी आ गया है और पुल का एक हिस्सा टूट गया है। अब तक किसी चीज का नुकसान नहीं हुआ है। रानी पोखरी में देहरादून ऋषिकेश राजमार्ग पर जाखल नदी पर बने पुल का कुछ हिस्सा ढहकर नदी में समा गया है। एसडीआरएफ की रेस्क्यू और डीप डाइविंग टीम मौके पर पहुंच गई है। बचाव और राहत अभियान जारी है। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने अफगान शरणार्थियों के लिए ई आपातकालीन वीजा की घोषणा की है। भारत आने वाले अफगानों के संबंध में एमएचए ने ई आपातकालीन वीजा की घोषणा की है। ये 6 महीने के लिए वीजा है, इसलिए वे वर्तमान में 6 महीने की वीजा व्यवस्था के तहत यहां आ रहे हैं। भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने हमेशा पुलिस अधिकारियों को उनकी वर्दी का सम्मान करने के लिए कहा था, किसी पार्टी का नहीं। प्रतिशोध की भावना रखने के लिए क्या कोई मुझ पर उंगली उठा सकता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां, पर्यटन बढ़ाना चाहता था। मैंने माफियाओं के खिलाफ अभियान भी चलाया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहने के चलते गिरफ्तार हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जमानत पर रिहा होकर आज जन आशीर्वाद यात्रा दोबारा शुरू कर दी है। बीते मंगलवार को ही उन्हें महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को उन्होंने सिंधु दुर्ग से अपनी यात्रा का फिर से आगाज किया है। सुबह रत्नागिरी पहुंचे राणे ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत मराठा राजा छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके की। राज्य में स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर रत्नागिरी में भारी पुलिस व्यवस्था तैनात की गई। गिरफ्तार हुए राणे करीब 9 घंटे पुलिस हिरासत में रहे थे। बाद में उन्हें पहाड़ कोर्ट की तरफ से जमानत पर रिहा कर दिया गया था। एमएसएमई मंत्री राणे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के हिस्से के तौर पर कोंकण इलाके में थे। यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्री मौजूद रहे। भारतीय सेना ने 26 अगस्त को श्रीनगर में महिला समानता दिवस मनाया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के सम्मान में बेटी नामक गीत का विमोचन भी किया गया। श्रीनगर स्थित चिनार कॉर्प्स यानी 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा, मैं पूरी उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि कश्मीर के युवा लड़के और लड़कियां खुशी, शांति और प्रगति के माहौल में विकसित होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने के बाद बताया कि छत्तीसगढ़ के विकास और राजनीति के बारे में राहुल गांधी के साथ विस्तार से चर्चा हुई। मैंने सभी बातें उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वे छत्तीसगढ़ आएं और वे अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे भी।
ला गणेशन ने राजभवन के दरबार हॉल में मणिपुर के 17वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।